नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। खबरों की खबर हो या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे हमारे तमाम जनता रिपोर्टर। पंजाब कांग्रेस में सियासी ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी हाईकमान की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू को प्रधान पद की कमान तो दी गई, लेकिन फिर से सिद्धू के बगावती सुर शुरू हो गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर से मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब तक बरगाड़ी कांड में चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, मुख्यमंत्री के करीबियों को राहत दी जा रही है। साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि 90 दिन में सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो कि आने वाले चुनावों में पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से कहा जाता है कि अगर अपने ही पार्टी पर सवालिया निशान खड़े करेंगे तो आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अब सबके सामने यही सवाल है कि कांग्रेस की ये कला कब तक चलेगी। नवजोत सिंह सिद्धू क्या इसी तरीके से पार्टी के खिलाफ बगावती सुर उठाते रहेंगे या फिर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सिद्धू के साथ चुनावी मैदान में फिर से दिखाई देंगे। पंजाब विधानसभा के विशेष सेशन के पहले दिन की कार्यवाही संपन्न होने के बाद सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बेअदबी और ड्रग्स के मामलों पर चन्नी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। सिद्धू का आरोप है कि सुखबीर सिंह बादल को क्लीन चिट देने वाले पंजाब का डीजीपी इकबाल प्रीत सिंह सहोता लगाया गया है। इसके साथ ही सिद्धू ने आरोप लगाए हैं कि जिस व्यक्ति ने सुमेध सैनी को ब्लैंकेट बेल दिलाई, उसे ही चन्नी सरकार ने पंजाब का एडवोकेट जनरल बना दिया। पंजाब विधानसभा का आज पहला सत्र हुआ, जहां सबसे पहले केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जिसके बाद सेशन को 11 नवंबर यानी कि वीरवार के लिए स्थगित कर दिया गया, जिससे विपक्ष सरकार से काफी नाराज भी है, क्योंकि उनका कहना है कि एक दिन की सीटिंग पर लाखों का खर्चा आता है, जिसे सरकार गंभीरता से ले। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार शायद चर्चा से भाग रही है, जिसकी वजह से सेशन को स्थगित कर दिया गया है और अब एक दिन का सेशन रह गया है। आने वाले यानी कि 11 नवंबर को होने वाले सेशन में बीएसएफ के मुद्दे पर और इसके साथ ही केंद्रीय कृषि कानून के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है और उसके साथ ही सरकार बिजली समझौते पर भी व्हाइट पेपर ला सकती है। अब 11 नवंबर को अगला सेशन होगा और ये मौजूदा सरकार का आखिरी सेशन है।
यमुनानगर पहुंची कुमारी शैलजा ने प्रदेश सरकार पर कई मुद्दों पर जमकर निशाना साधा और जुबानी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आज बीजेपी और जेजेपी की जो सरकार है, इन्होंने केवल और केवल अपने कल्याण के लिए हाथ मिलाया हुआ है। आज अगर हम किसी भी मुद्दे की बात करें, चाहे महंगाई की बात हो, किसान आंदोलन की बात हो, हर वर्ग इस सरकार से दुखी है, लेकिन ये लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्रों के अंदर जिस प्रकार से 75% आरक्षण देने की बात की जा रही है युवाओं को नौकरियों के अंदर, ये केवल दिखावा और छलावा है। आने वाले समय में क्या होगा वो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये दिखावा और छलावा है। वहीं उन्होंने जिस प्रकार से सांसद अरविंद शर्मा द्वारा भड़काऊ भाषण दिया गया, उस पर बोलते हुए कहा कि इस प्रकार से ये भड़काऊ भाषण देकर नफरत फैलाना चाहते हैं ताकि अन्य मुद्दों से जो है जनता का ध्यान भटक जाए। वहीं उन्होंने ऐलनाबाद चुनाव को लेकर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा जिसके अंदर जो है सरकारी तंत्र का जमकर दुरुपयोग हुआ, पैसे से लेकर सरकारी तंत्र और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की इस उपचुनाव के हार हुई है उसका भी विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने शानदार प्रदर्शन कर जीत का दम भरने वाले बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। तीनों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद सभी विधायकों ने पद व गोपनीयता की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परामर ने जुबल कोटखाई से विधायक रोहित ठाकुर, अर्की से विधायक संजय अवस्थी और फतेहपुर से विधायक भवानी सिंह पठानिया को शपथ दिलवाई। तीनों विधायकों ने शपथ लेने के बाद अपनी जीत का श्रेय जनता को दिया और कहा कि अब हिमाचल प्रदेश में विकास के लिए काम होगा। देश में हुए 3 विधानसभा उपचुनाव पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। आपको बता दें, जीत दर्ज करने वाले कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में पद और गोपनीयता की शपथ ली। जुब्बल कोटखाई से विधायक रोहित ठाकुर, अर्की से विधायक संजय अवस्थी और फतेहपुर से विधायक भवानी सिंह पठानिया ने शपथ ली। तीनों नए विधायकों ने जनता को जीत का श्रेय दिया। विधायकों का कहना है कि करीब 1 साल के इस छोटे से कार्यकाल में विकास को आगे ले जाने का काम किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हो गई। मंत्रिमंडल के फैसले के मुताबिक अब 3री से 7वीं के विद्यार्थी 10 नवंबर से स्कूल आ सकेंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में साल 2017 में बीजेपी की ओर से जारी किए गए स्वर्णिम दृष्टि पत्र को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में स्कूल खोलने के साथ शीतकालीन सेशन को लेकर भी फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सेशन 10 से 15 दिसंबर 2021 तक जिला कांगड़ा के धर्मशाला में आयोजित करने की सिफारिश करने का फैसला लिया है। इस सेशन में 5 बैठकें होंगी। मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न भागों में 21 नवंबर से जनमंच को एक बार फिर से आयोजित करने का फैसला लिया। मंत्रिमंडल ने नीति दस्तावेज के रूप में अपनाए गए भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम दृष्टि पत्र के कार्यान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा की है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में रविवार देर रात सीआरपीएफ जवान ने अपने ही साथी जवानों पर AK-47 राइफल से फायरिंग कर दी। वहीं इस घटना में 4 जवानों की मौत हो गई और 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के बाद आरोपी जवान को हिरासत में ले लिया गया। वहीं इस घटना पर सीआरपीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि थाने पुलिस ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं सीआरपीएफ ने भी इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जाँच के आदेश दे दिए हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ के एक जवान ने अपने ही साथियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। सीआरपीएफ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मराईगुड़ा थाना क्षेत्र स्थित सीआरपीएफ के कैंप में जवानों का आपस में झगड़ा हो गया, जिसके बाद गुस्साए एक जवान ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई, साथ ही 3 घायल हो गए, जिनमें से एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमले में घायल जवानों का इलाज किया जा रहा है। 8 नवंबर 2016 की वो तारीख भला किसे याद नहीं होगी। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद कर दिए थे और इस एक ऐलान के बाद हिंदुस्तान की तमाम जनता लंबी लंबी कतारों में अपने ही नोट बदलवाने के लिए मजबूर हो गई थी। हालांकि सवाल वही उठता है कि जिस मकसद से सरकार ने नोटबंदी की थी, क्या वो मकसद पूरा हुआ? क्या देश में आतंकवाद कम हुआ? क्या विदेशों से काला धन वापस आया? क्योंकि इसी तरह के तमाम सवाल नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर विपक्ष सरकार से पूछ रहा है।
भारत में शायद ही कोई होगा जिसे 8 नवंबर 2016 की रात का प्रधानमंत्री का देश वालों के नाम संदेश याद ना हो। यह वही संदेश था जिसमें प्रधानमंत्री ने उस रात 12 से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था। तब प्रधानमंत्री हो, उस समय के वित्त मंत्री हो या तमाम बड़े नौकरशाह, सभी ने अलग अलग मौकों पर नोटबंदी के 5 बड़े मकसद बताए थे। पहला, कालेधन को खत्म करना, दूसरा, देश को कैशलेस बनाना, तीसरा, बड़े नोटों को कम करना ताकि कालाधन जमा न हो सके, चौथा, नकली नोटों को खत्म करना और पांचवा, आतंकवादियों और नक्सलियों की कमर तोड़ना। हालांकि नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर विपक्ष इसी तरह के सवाल सरकार से पूछ रहा है। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि अगर यह कदम सफल था तो फिर भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ और आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई। आज विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा उनके पूरे परिवार ने मां ज्वाला का विधिवत पूजा अर्चना की और मां का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। पुजारी प्रशांत शर्मा और सौरभ शर्मा ने उनकी विधिवत 7 रूपों में ज्योतियों के दर्शन कराए और मां का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया और मां के अकबर के द्वारा चढ़ाए गए छत्र के दर्शन और मां के शयनार्थी के दर्शन कराए। उसके बाद मंदिर अधिकारी दीनानाथ ने उनको माता रानी की स्मृति चिन्ह और मां की चुनरी भेंट की। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों के साथ साथ सरकार की चिंताएं भी बढ़ा दी है। लगातार बढ़ते प्रदूषण के साथ पराली जलाने से दिल्ली की हवाओं की सेहत भी बिगड़ रही है। आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को भी प्रदूषण से कोई राहत नहीं मिली है। इसी के साथ दिल्ली में अभी भी प्रदूषण एक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिवाली के 4 दिन बाद भी दिल्ली के आसमान में पॉल्यूशन की धुंध की चादर छाई हुई है। दिल्ली में एक बार फिर दमघोंटू प्रदूषण चारों ओर छाया है। दिवाली के त्योहार के बाद प्रदूषण में इजाफा हुआ। दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 1 नवंबर से 6 नवंबर तक पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं का डेटा पेश करते हुए कहा कि पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए। इसे लेकर गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को लेटर भी लिखा। आपको बता दें कि नासा के सैटेलाइट से मिले आंकड़ों के आधार पर दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा जारी डेटा के मुताबिक 1 नवंबर से 6 नवंबर के बीच दिल्ली के पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की कुल 21,623 घटनाएं रिकॉर्ड की गई। तमिलनाडु के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं लगातार हो रही बारिश से चेन्नई में करीब 250 घर तबाह हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश से 2015 के बाद मॉनसून ने काफी कहर बरपाया है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश से मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक भारी बारिश की आशंका जताई है, जिसको देखते हुए अगले 2 दिन आज और कल स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई भारी बारिश से बेहाल है। कई इलाके पानी में डूबने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सड़कों से लेकर घरों तक पानी भरा हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने चेन्नई में अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अनुमान जताया। तो वहीं मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए तमिलनाडु के कई जिलों में आज और कल स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु तट के पास पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु के समंदर तक साइक्लोनिक प्रेशर के कारण मौसमी गतिविधियां बदल रही हैं, जिसका असर आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में साफ दिखाई दे रहा है। जुलाना के हाईवे नंबर 352 के ऊपर एक बार फिर बरसात का पानी आ गया है। हम आपको बताएं, बरसात पिछले महीने हुई थी और उसका पानी आज भी जुलाना के हाईवे नंबर 352 के ऊपर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बीच में प्रशासन द्वारा इस पानी को मोटर लगाकर निकाल दिया गया था, लेकिन एक बार फिर वही पानी हाईवे नंबर 352 के ऊपर एक बार फिर जमा हो गया है और लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें, हाईवे नंबर 352 के ऊपर जो है बरसात का पानी एक बार फिर आ गया है। ये रास्ता पंजाब से होकर हरियाणा से होते हुए दिल्ली को जोड़ता है और हाईवे नंबर 352 का मेन रास्ता है, जिसके ऊपर आज एक बार फिर बरसात का पानी आ गया है और लोगों को यहाँ से गुजरने में भारी परेशानी का सामना इस वक्त यहाँ पर करना पड़ रहा है।
भवानीखेड़ा शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों पर लगी रोक। भवानीखेड़ा शहर में प्रवेश करने वाले सभी भारी वाहनों पर प्रशासन द्वारा रोक लगा दी गई है। ग्रामीणों के पिछले काफी समय से मांग थी कि भारी वाहनों से कस्बे में आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिसको लेकर कस्बे में भारी वाहनों पर रोक लगाई जाए। प्रशासन ने सोमवार सुबह सख्त कदम उठाते हुए भारी वाहनों पर रोक लगा दी और शहर से जोड़ने वाले मार्ग पर लोहे के एंगल लगाकर भारी वाहनों को पूर्णतः निषेध कर दिया, ताकि भविष्य में कस्बे में भारी वाहनों से किसी प्रकार का कोई हादसा न हो सके। मोतीलाल खेलकूद विद्यालय काफी लंबे समय के बाद खुला है और ऐसे में जो बच्चों ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से जूझते हुए जो हमारी शिक्षा जो है वो अधूरी थी, अब जो स्कूल खुला है तो काफ़ी खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि कोरोना के बाद काफ़ी लंबे समय के बाद स्कूल खुला है तो जो दोस्त हैं उनके साथ पढ़ाई और खेलने कूदने का मौका मिला है। ऐसे में खेलकूद विद्यालय मोतीलाल काफ़ी बड़ा स्कूल है और बच्चों में काफ़ी खुशी दिखाई दे रही है। फतेहाबाद में डीएपी खाद न मिलने के कारण किसानों में रोष है। किसानों का आरोप है कि लंबे समय से उन्हें डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है और ऐसे में उनकी फसल बिजाई का कार्य लेट हो रहा है। आज विरोध स्वरूप जो किसानों ने फतेहाबाद की लाल बत्ती चौक पर जाम लगा दिया। जाम लगने की सूचना मिलने के बाद कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाकर जाम खुलवाया। उसके बाद किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों को अपने साथ लेकर जो शहर के व्यापारी हैं उनके गोदामों में चेकिंग की। चेकिंग के दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों को गोदाम में डीएपी खाद तो नहीं मिली, लेकिन यूरिया खाद के स्टॉक पाए गए। अब किसान लगातार जिला प्रशासन से मांग कर रहा है कि जल्द ही उन्हें डीएपी खाद दी जाए ताकि उनकी फसल बिजाई का कार्य सुचारू रूप से हो सके। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन कब तक किसानों को डीएपी खाद दे पाता है या किसान यूं ही सड़कों पर बैठा रहेगा। डीएपी खाद की किल्लत ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। किसान आज गेहूं की बुआई के लिए तैयार है। पिछले 10 दिन पहले किसानों की गेहूं की बुआई हो जानी चाहिए थी, लेकिन जिस प्रकार से डीएपी खाद की किल्लत चल रही है उसको देखते हैं कहीं ना कहीं आज किसान अभी गेहूं की जो फसल है वो नहीं बो पाया है। मंत्री से संतरी तक जिस प्रकार के जो अधिकारी हैं और विधायक और जो मंत्री हैं वो इसी कमरों में बैठकर ये दावा अवश्य करते हैं क्योंकि प्रदेश में कभी डीएपी खाद की जो किल्लत है वो नहीं है, लेकिन ज़मीनी हकीकत और कुछ है। सुबह से शाम तक डीएपी खाद के कार्यालयों के बाद जिस प्रकार से लंबी लाइनें किसानों की लगती है, उनको देखते हुए ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि प्रदेश में विशेषकर घरोंडा में डीएपी खाद की किल्लत नहीं है। किसान करीब सुबह से शाम तक डीएपी के खाद के कट्टे लेने के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन उनको एक आधार कार्ड पर मात्र 5 कट्टे ये दिए जाते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि जिन किसानों के पास 50 या 100 किले की जो खेती है, जो अपनी बुआई करने के लिए तैयार है, उनको 5 कट्टे जो डीएपी दिए जाने हैं वो उनसे कितने संतुष्ट होंगे और कब तक उनकी जो गेहूं की जो बुआई है वो हो पाएगी। चरखी दादरी के जीरा चौक निवासी मनोज राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में अपने परिवार समेत पूजा अर्चना करने के बाद वापिस लौट रहा था। जब यह परिवार महेंद्रगढ़ फ्लाईओवर के पास पहुंचा तो अचानक पुलिस की गाड़ी में आए आधा दर्जन के करीब लोगों ने इस गाड़ी पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से मनोज वह उसका पूरा परिवार डर गया और चिल्लाने लगा। उसके बाद गाड़ी से मनोज की गाड़ी को लगभग 200 मीटर तक धकेला गया और पुलिस को मनोज ने फोन किया और मौके पर पुलिस पहुंची। जब पुलिस से इस बारे में बात की गई तो पुलिस का कहना है कि झज्जर सीआईए टीम के सदस्य थे और गलती से उनकी गाड़ी रुकवा ली। वहीं मनोज का कहना है कि पुलिस उसे बार बार गुमराह कर रही है। जब दूसरी बार पहुंचा तो उन्होंने बताया कि एनसीबी टीम के सदस्य थे और पिछले 3 दिन से लगातार महेंद्रगढ़ पुलिस के चक्कर काट रहा है और उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। वहीं मनोज ने आज चरखी दादरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे हमले की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने चरखी दादरी जिला प्रशासन से भी गुहार की है कि दोषियों को सजा दी जाए ताकि ऐसी घटना किसी परिवार के साथ न हो। आपको बता दें कि मनोज की बहन व उसकी बीवी आज भी सदमे में है और लगातार उनका इलाज किया जा रहा है। भिवानी के भारत नगर में आज एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। मृतका के बेटे के अनुसार उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी हत्या की है। उसका कहना था कि ज़मीनी विवाद को लेकर के उनके घर में काफ़ी दिनों से झगड़ा चल रहा था और इस झगड़े के कारण उन लोगों ने आज तेजा हथियार से उसकी हत्या कर दी। मामले की जानकारी
पुलिस को दी गई तो पुलिस ने मामले की तह में जाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि इस मामले को लेकर के पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद तुरंत उन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी और परिवार को न्याय दिलवाया जाएगा। चलिए, जनता रिपोर्टर में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।